तो हाय फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एमडीसी पेपर इसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर जानेंगे, साथ में हम लोग नोट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व पेपर है, क्वेश्चन पेपर और विद सॉल्यूशन, और ये हमारा नोट्स है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ, उसके बाद नोट्स पे चलेंगे। और ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा? ये सब कुछ, ये आपका नोट्स और क्वेश्चन पेपर। अरे भाई कहाँ आ गया यार, बैक हो गए ना। चलिए तो शुरू करते हैं। कहाँ पे थे, कहाँ पे थे? आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे थे। ठीक है, ये सब कुछ आपको ये ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। एमडीसी पेपर ई कॉमर्स खास करके कॉमर्स वाले स्टूडेंट रखते हैं, हालांकि कोई भी रख सकता है इसे एमडीसी पेपर में, लेकिन खास तौर पे इसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। ओके, पेपर का नाम क्या है? एमडीसी ई कॉमर्स। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मतलब व्यापार, यानी कि जब व्यापार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, ठीक है, इसे ही ई कॉमर्स कहा जाता है। 23-27 सेशन पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, रांची यूनिवर्सिटी का 75 नंबर का एग्जाम में आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर 5 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन। ठीक, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी आता है, जहां पे 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, किसी 4 को बनाना होता है। मैं इन सभी का आपको आंसर दिखाऊंगा और सब कोई पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। और नोट्स तो बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस ओवर इंटरनेट। यानी कि ई कॉमर्स इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री है। बिल्कुल सही बात है, सत्य या असत्य पूछा गया था, तो यह कथन सत्य है। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री करती है। ठीक है, वस्तु का भी और सेवाओं का भी। सेवा मतलब सर्विस। ठीक है, अगला है ईडीआई स्टैंड फॉर। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ईडीआई का फुल फॉर्म होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक, डे से डेटा, डी से डेटा और आई से इंटरचेंज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल कॉमर्स हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन क्या कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि मोबाइल कॉमर्स का उपभोक्ता व्यवहार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य है या असत्य है? तो देखिए, मोबाइल कॉमर्स का यानी कि मोबाइल व्यापार का उपभोक्ता के व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल असत्य कथन। मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल व्यापार का उपभोक्ता के व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि लोग अब मोबाइल अधिक खरीदते हैं। ठीक है, तो कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं भी मोबाइल मंगाया हूँ यार, मेरा भी इफेक्ट पड़ता है कि मोबाइल कितना दिन तक टिका। ठीक है, इस ब्रांड पे मोबाइल कैसा चल रहा है, तो उस मोबाइल पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आदमी मोबाइल खरीदता है अपने बजट के अकॉर्डिंग और उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ध्यान में रखता है, बजट सही है तो, और बजट सही नहीं है तो फिर बजट कम सस्ता मोबाइल जो मिलता है ले लेता है, फिर भी कंपनी का ध्यान रखता है। तो मोबाइल कॉमर्स जो है, मोबाइल व्यापार उपभोक्ता के व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या पूछा है कि बोल रहा है महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है, ये गलत है, असत्य कथन है। मोबाइल प्रभाव डालता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्या, कि ई कॉमर्स में नेटवर्क सुरक्षा मुख्यतः भौतिक ढांचे से संबंधित है। भौतिक ढांचा मतलब जिसको छुआ जा सकता है। असत्य कथन। केवल ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक में हम छू नहीं सकते हैं, फिर भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इंटरनेट को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते, फिर भी काम करते हैं, तो यह कथन असत्य है। भौतिक ढांचा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक ढांचा सही होगा। ठीक है, फिजिकल जो खाका है, केवल फिजिकल छू के ही नहीं बल्कि हम लोग देख के भी लेते हैं। सो ऑप्शन इज द फॉल्स। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, इनकरेक्ट है, नॉन इसेंशियल है। अगला है, ई रिटेलिंग में पारंपरिक और ऑनलाइन दोनों तरीके शामिल हैं। ई रिटेल करते हैं तो क्या पारंपरिक और ऑनलाइन दोनों शामिल है? नहीं, इसमें केवल और केवल ऑनलाइन शामिल होता है, पारंपरिक शामिल नहीं है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यह एक असत्य कथन है। ई रिटेलिंग केवल ऑनलाइन माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री करता है। ठीक है, किसकी बिक्री करता है? वस्तुओं और सेवाओं की। और किस माध्यम से? ओनली ऑन ऑनलाइन। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आए थे।
5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, पारंपरिक कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या अंतर है, मतलब जो पुराने जमाने के बिजनेस और घर का जो बिजनेस है इसमें क्या अंतर है ये पूछा गया है। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स, ठीक है, एंड ई कॉमर्स। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है, आमने सामने व्यापार होता है, इसमें हम लोगों को देखते हैं, वस्तुओं को छू के देख के परख के खरीदते हैं, ठीक है, मोल भाव करते हैं, जबकि उपभोक्ता दुकान जाकर खरीदना पड़ता है ये, ठीक है। वहीं जो है हमारा ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स पूरी तरह से आपको मोल भाव करने नहीं देता है, जब मन चाहे तब खरीद सकते हैं, 24x7 दिन भर रात भर, और इसमें एक फिक्स टाइमिंग होता है कि जब दुकान खोलेगा तभी आप इसमें खरीद सकते हैं, ठीक है। जबकि ई कॉमर्स में आप दिन भर रात भर खरीद सकते हैं। इसके अलावा हर कोई छू के देखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब फिजिकल नहीं मिलेगा आपको, ऑनलाइन ही मिलेगा। इसके अलावा इसमें क्या है कि उधार बाकी भी चलता है, जबकि इसमें उधार बाकी नहीं चलेगा भाई, ठीक है। और इसमें पेमेंट हम लोग यूपीआई के जरिए या नेट बैंकिंग या कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें केवल और केवल कैश ही लगेगा, ठीक है, पारंपरिक वाला में। हालांकि आजकल ऑनलाइन चलता है, इसको भी लिख दीजिएगा कि हालांकि वर्तमान समय में ऑनलाइन दुकान भी ले रहे हैं। ई कॉमर्स से संबंधित कुछ बुनियादी नैतिक अवधारणाओं को बताना है। डिस्कस द सम बेसिक एथिकल कॉन्सेप्ट रिलेवेंट टू ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स से संबंधित कुछ बुनियादी और नैतिक अवधारणाओं पर चर्चा करना है, ठीक है। तो आता है ई कॉमर्स में नैतिक सिद्धांत आवश्यक है ताकि उपभोक्ता विश्वास बना रहे। इनमें प्रमुख ईमानदारी है कि भाई ईमानदारी से रहेगा तभी बिजनेस चल पाएगा, ठीक है। गोपनीयता, यानी कि देखिए ऐसा नहीं कि एक कस्टमर का डेटा दूसरे के पास आप शेयर कीजिएगा, ये आपको गोपनीयता रखना होगा। विश्वसनीयता, समय पर गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी, ऐसा नहीं कि आज मंगाएं और आप 1 महीना बाद डिलीवरी देंगे, नहीं, टाइम पे डिलीवरी। धोखाधड़ी ना हो कोई, सुरक्षा हो ताकि ऑनलाइन भुगतान कर सके, ट्रस्ट रहे, अगर ज़्यादा पेमेंट अगर फंस जाए तो वापस कर देना। ये सारी चीज़ें जो है आपको ई कॉमर्स से संबंधित कुछ बुनियादी नैतिक अवधारणा है। नैतिक मतलब भाई नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है, कर्तव्य बनता है ये चीज़ करना। 15 मार्क्स में देखिए ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के लाभ और हानि बताइए। व्हाट इज ई कॉमर्स, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। देखिए मेरा जो है ना ब्लड डोनेट किए तो थोड़ा सा बॉडी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं लंबा क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं बस नोट्स और क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ई कॉमर्स का उदाहरण दीजिएगा कि ऑनलाइन कॉमर्स मतलब ऑनलाइन व्यापार, ठीक है, जिसमें हम लोग इंटरनेट के जरिए व्यापार खरीदते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। जैसे कुछ वेबसाइट अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो मीजो हो गया, ठीक है, स्नैपडील हो गया, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ठीक है, जो खरीद और बेचने का काम करते हैं। मोबाइल पुराना फ़ोन एक्सचेंज करने का काम करते हैं, नया खरीदिए कुछ भी, ठीक है। इसके लाभ क्या है कि आप विश्व स्तर की किसी भी सामान को कहीं पर भी है आप तुरंत मंगा सकते हैं। कम लागत लगता है भाई, ऑफलाइन से कम लगता है। समय की बचत होती है, ठीक। इसके अलावा आपको जितना मन करे पसंद करे चुन लीजिए, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि देखने के लिए रोक टोक है। और ऑफलाइन में दिखाएगा 5 गो, उसके बाद बोलेगा तो के लिए ना होते भाग यहाँ से, ठीक है, बोल दे तो कि तोरा लेग न खाओ, ठीक है, तो जो होने तो मतलब ऑफलाइन में आपको जो है ना मना कर देगा, 5 गो दिखाएगा, बोलेगा नहीं लेना भागो। ऑनलाइन में आप जितना मन करे देख सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। ग्राहक सुविधा है, होम ऑन डिलीवरी है, ठीक, होम डिलीवरी हो जाता है। और इसके अलावा प्रतिस्पर्धा का अवसर, छोटे व्यापारी भी बड़े ब्रांड से मुकाबला कर सकते हैं। अब हानि क्या है कि साइबर ठगी हो सकता है, आपका डेटा लीक हो सकता है, ठीक है, मतलब को मंगाए कोई और सामान और आ गया है कोई और सामान, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। इसके वाला डिलीवरी देर से हो सकता है, प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा जा सकता है, ठीक। मान लीजिए आपने कोई एडल्ट चिप जो मंगवाया है और वहाँ पे जब ला रहे हैं तो घर वाले भी देख रहे हैं हो सकता है आप नहीं है घर में, या फिर पूछ रहा है कि इसका घर कौन है, क्या मंगाया ना, ये चीज़ मंगाया है, लो बेटा, ठीक है। तो ये सब भी हो सकता है। तकनीकी निर्भरता, टेक्निकल भी कुछ फॉल्ट हो सकता है। इसके अलावा विश्वास में कमी, कई बार जो हम सामान मंगाते हैं कुछ और कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये सामान तो पूरा का पूरा डुप्लीकेट है यार, ठीक है।
अब इस तरह से फाइनल निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। आपको समझना चाहिए कि क्या हमें ऑनलाइन खरीदना चाहिए और क्या ऑफलाइन खरीदना चाहिए। अगला है IDE, ठीक है, EDI क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं, ये बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है ये बताया गया है। फिर इसके लाभ क्या क्या हैं कि समय की बचत करता है, लागत में कमी, एक्यूरेसी देता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। फिर इसके निष्कर्ष बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, छठा क्वेश्चन है हमारा, ई रिटेलिंग क्या है। व्यापार और उपभोक्ता के लिए ई रिटेलिंग जो चुनौती है वही बताना है, ठीक है। चलिए, व्यवसाय के लिए चुनौती कौन कौन सा है, जैसे कि साइबर फ्रॉड आजकल ज़्यादा हो रहा है, खास करके झारखंड में, जामताड़ा में। सातवां क्वेश्चन है हमारा, वाई आर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इम्पोर्टेंस इन डिजिटल इकोनॉमिक, यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये बता दीजिए, ठीक है। ये हो गया। चलिए, आठवां क्वेश्चन आता है जो कि इस पेपर का शायद अंतिम क्वेश्चन है, नहीं 9 गो है शायद। चलिए, एंक्रिएशन क्या है, नेटवर्क सुरक्षा में यह क्यों महत्वपूर्ण निभाता है ये बताना है। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें पूछा गया है कि बौद्धिक संपदा को परिभाषित करें। ई कॉमर्स के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। इंग्लिश में बोलते हैं डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन रिलेवेंट टू ई कॉमर्स। तो देखिए, ई कॉमर्स बौद्धिक संपदा सूचकांक को परिभाषित करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्योंकि अच्छा गाना आ जाता है, क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड ना, अच्छा वो चीज़, क्योंकि कॉपीराइट कोई ना कर ले। मान लीजिए आपने एक बुक निकाला, ठीक, अगर आपने IPR नहीं खरीदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR नहीं खरीदा है, तो क्या कीजिएगा, आपका बुक को कोई कॉपी कर सकता है, समझे। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, कोई कॉपी कर लेगा मेरे वीडियोस को, तो कैसे काम चलेगा। इसके लिए IPR होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हालांकि यूट्यूब हमें खुद दे देता है IPR का अधिकार, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अगर कोई बुक वगैरह पब्लिश करते हैं, कोई मोबाइल लॉन्च किए, तो सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम फंक्शन नहीं लॉन्च कर सकता कोई और, इसीलिए IPR दिया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिया जाता है। समझ गए बात को। चलिए, ये था क्वेश्चन पेपर। PDF आपको इसी ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा, ऐप पे आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद ये स्लाइड पार होते रहेगा, आपको आना है डायरेक्टली ऑल कोर्सेज में। लॉगिन होने के बाद ऑल कोर्सेज में आइएगा, यहाँ से आपको रांची यूनिवर्सिटी का पास खरीद लीजिएगा। ये पास आपको 60 रुपया लगेगा। यहाँ पे देखिए, इसके बाद स्टार्ट लर्निंग आएगा, फिर सेमेस्टर 1 में आएंगे, फिर MDC पेपर पे क्लिक करेंगे, फिर नोट्स पे आएंगे और आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 25 रुपया जो शो कर रहा है ना, ये आपका 60 रुपया शो करेगा यहाँ पे, इसको खरीदना है आपको। 60 रुपया में कितना साल, 4 साल, 25 में खरीद रहे हैं तो 2029 तक आपका ये काम देगा। यहाँ पे कंप्लीट ग्रेजुएशन कराया जाएगा, ठीक है। 60 टका में कंप्लीट ग्रेजुएशन, हाँ रे भाई कंप्लीट ग्रेजुएशन। ऑल पेपर सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक सभी सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा, ऑल पेपर। समझ रहे हैं बात को ना। चलिए, 4 साल तक पढ़ाएगा कोई भाई तो 60 रुपया नहीं लेगा भाई, बोलो तो। इतना नोट्स देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे, एक सब्जेक्ट नहीं ऑल सब्जेक्ट, 40 गो पेपर रहता है। 40 पेपर में पढ़ाऊंगा 4 साल तक और 60 रुपया मांग रहा हूँ, तो क्या बड़े बात मांग रहा हूँ यार ठीक है, 60 रुपया 4 साल का फीस है, 4 साल का ऑल सब्जेक्ट का। चलिए, फिर भी नहीं खरीदना है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं खरीदूंगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूँ ई कॉमर्स का। 3 घंटा अच्छे से पढ़ेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। यह है यूनिट 1, ई कॉमर्स एंड इट्स टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स। दूसरा है कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। चौथा आ जाता है सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स और पांचवा है हमारा इशू इन ई कॉमर्स। तो ये पांचों यूनिट से 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर रेडी किए गए हैं। चलिए, मैं क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ आपको और इसी ऐप पे आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सब में काम देगा। कंप्लीट ग्रेजुएशन मैंने बोल तो दिया, अगर आपका खत्म हो जाएगा तो आप अपने दोस्त को भी ये कोर्स दिलवा सकते हैं, ठीक है। 60 रुपया वही कोई गर्लफ्रेंड मांग देगा ना, तो आप लोग 60 रुपया क्या यस 600 दे दीजिएगा ना, खुशी खुशी। ई कॉमर्स की परिभाषा, ई कॉमर्स की परिभाषा और विशेषताएं लिखिए, ठीक है। डिफाइन ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, ये 5 मार्क्स के लिए मैं दे रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझाया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अगला है B2B और B2C
ट्रांजैक्शन में अंतर बताइए। ये क्या होता है? B2C मतलब बिजनेस टू बिजनेस और B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर के पास। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, IDE क्या है और इसके लाभ बताइए। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ID, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सब पूछा गया है और आपको पूछ मतलब इतना करने के बाद ना क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, पक्का पक्का। ई रिटेलिंग की परिभाषा देना है, डिफाइन ई रिटेलिंग क्या है। ठीक है, अगला है साइबर क्राइम नेटवर्क क्या है होता है, ये बताना है। छठा क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को परिभाषित करना है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। बहुत सारा पेमेंट करने का सिस्टम होता है ना, कोई कार्ड से करता है, कोई फोन पे से, UPI वॉलेट से करता है। ठीक है, तो कोई डिजिटल करेंट से यूज करता है। ठीक, इसके अलावा टाइम सेव होता है इसमें। ठीक है, और बहुत कुछ होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि साइबर फ्रॉड हो सकता है, पेमेंट फेल हो सकता है, ट्रांजैक्शन पे प्रॉब्लम आ सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, बौद्धिक संपदा सूचकांक किसी को बोलते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या है? ई कॉमर्स में इसका महत्व बताना है। चलिए, ठीक है, बौद्धिक संपदा पर कानूनी अधिकार आपका हो जाता है किसी भी चीज को लेकर जो आप मूल रूप से बनाते हैं। अगला है प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन राइट्स का महत्व बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेब क्या है? तो वेब इनेबल्ड सर्विस की परिभाषा देना है। वेब इनेबल्ड सर्विस क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे फायरवॉल क्या है और ई कॉमर्स में इसका उपयोग बताइए। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स को परिभाषित करें, इसके सीमा और महत्व को बताइए। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 400 शब्द से ज़्यादा में लिखना है आपको 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे जितना लिख दे रहा हूँ आपको इससे भी ज़्यादा लिखना है। एग्जाम में आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज और अधिक से अधिक 3 खड़ा पन्ना में आंसर करना है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा भी नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो टाइम फिर कम पड़ जाएगा आपको, समझे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स B2B, B2C और C2C का तुलनात्मक अध्ययन करें। ठीक है, तो देखिए B2B, B2C और B2C सब क्या गया है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर और C2C कस्टमर टू कस्टमर। इसके अलावा C2B भी होता है, कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है, ये सब का यहाँ पे हिंदी भी बताया गया, इंग्लिश में आप मतलब किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ जाएगा और आराम से आप एग्जाम अच्छे से लिख पाएंगे। ई रिटेलिंग की परिभाषा दीजिए। ई रिटेलिंग क्या है, इसको परिभाषित करना है और इसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है। तो सबसे पहले तो परिभाषा, फिर टाइप्स क्या कितने प्रकार के होते हैं, इसके एडवांटेज यानी कि लाभ क्या क्या है, फिर हानि क्या क्या है ये बताइए। और आप चाहे तो इसके ऊपर फिर भर भर के पेज लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ID की अवधारणा और इसके कंपोनेंट्स को समझाइए। क्या होता है, इसके प्रमुख कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये 15 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स वाले आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सत्य असत्य पूछेगा, आप आराम से कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ई कॉमर्स में सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, CVV नंबर, पासवर्ड, ये सब आदान प्रदान होता है। तो ये सब क्या है आप बताना है, सिक्योरिटी इशू क्या क्या है, यही सब तो है सिक्योरिटी इशू। ठीक है, हैकिंग होने का डर रहता है, फिशिंग होने का डर रहता है, वायरस आ जा सकता है, मेलवेयर आ जा सकता है। ठीक है, हमारा आइडेंटिटी जो है चोरी हो सकता है, पेमेंट फ्रॉड हो सकता है हमारे साथ। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या हो सकता है, तो हमारा इनक्रप्शन हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन हो सकता है, इन सब को डिजिटल सिग्नेचर आजकल आ गया है, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, साइबर लॉ मतलब हम अपना सिग्नेचर कॉपी में कर लेंगे और इसको यहाँ पे चिपका देंगे तो वो डिजिटल सिग्नेचर हो गया। ठीक है, वो कोई भी यूज कर सकता है मेरा डिजिटल सिग्नेचर, तो उससे पता थोड़ी चलेगा कि हम किए हैं, पता चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, सिग्नेचर मेरा कॉपी कर लेगा और डेट अपना लगा देगा, ऐसा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की परिभाषा और प्रकार और इसके लाभ हानि विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है प्राइवेसी। यार सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे न चक्कर दे रहा है, मैं लेटना पड़ेगा। ठीक है दोस्त,
आप लोग का वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहाँ से मैं आपको डेटा देता हूँ ताकि आप समझ सके आसानी से और एग्जाम में अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। अपने शब्दों में लिखा भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इससे आपकी सोचने की स्किल बढ़ेगी, सोच सोच के लिखिए। चलिए, और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ क्या है बता दीजिएगा, हेल्थ वेलनेस है या ग्लोबल सिटीजनशिप है। ठीक है, बाय।